नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। बात करते हैं उस दौर की जब कांग्रेस का अम्ब्रेला शासन हुआ करता था और कांग्रेस देश में एक छत्र बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तब पिछड़े वर्ग को संगठित करने के लिए एक नारा आया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उसके बाद उस नारे से उभरते मंडल कमीशन के आने तक पिछड़ों की राजनीति ने एक नई दिशा ली और कम से कम हिंदी हार्टलैंड के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में दो पिछड़े वर्ग के दो छत्रपों का जन्म हुआ, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव। भारतीय जनता पार्टी, उसी दौर में वापस चलते हैं, तब जनसंघ कहा करते थे उसे। जनसंघ को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। राम मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उभरी, उसके सीटों की संख्या बनी और सन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार जोरदार तरीके से केंद्र और बहुत सारे राज्यों की सत्ता में है। मंदिर की राजनीति को राजनीतिक विश्लेषक कभी कभी कमंडल की राजनीति भी कह देते हैं। मंडल की राजनीति तो थी ही। हमारा मुद्दा यह है कि जो मंडल की राजनीति है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मंदिर या यूँ कह लीजिए कमंडल की राजनीति में मंडल पूरी तरह से समा गया है। अभी यूजीसी के नए रेगुलेशंस आए हैं। पहले के वाकये का जिक्र करते हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशन से सवर्ण जातियाँ गुस्से में हैं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थों में ये कहना है कि जिस तरह के रेगुलेशंस बनाए गए हैं उससे यूनिवर्सिटियों में इन वर्ग के स्टूडेंट्स और शिक्षकों के खिलाफ इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। झूठी शिकायतों के आधार पर उन्हें फंसाया जा सकता है। लेकिन मजे की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे इस बात के लिए सवर्णों को नसीहत दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। उनके लिए एक अलग तरह से आरक्षण का प्राविधान किया, ईडब्ल्यूएस लेकर आए, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। गरीब सवर्णों को उसका लाभ मिल रहा है। अब एक दूसरा वाकया लेते हैं। माघ मेले में जो विवाद चल रहा है शंकराचार्य के नहान को लेकर, शासन प्रशासन उसमें अपनी जगह पर अडिग है। शंकराचार्य भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के एक कद्दावर पिछड़े वर्ग से संबंधित उप मुख्यमंत्री को भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उनसे केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब एक तरह की सनातन और ब्राह्मणिक संस्था को एक पिछड़े वर्ग का नेता सांत्वना दे रहा है और ब्राह्मणों को नसीहत ब्राह्मणों का ही एक नेता दे रहा है कि नहीं, आपके लिए काम किया जा रहा है और इस कानून से आप विचलित ना होइए। कहने का मतलब केवल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे जो कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, बाद में उसके साथ थोड़े सवर्ण ज़्यादा जुड़ने शुरू हुए, लेकिन मौजूदा दौर में आते-आते क्या उसने पूरी तरह से मंडल की राजनीति को अपने में समेट लिया है? एक-एक करके जातियों पर जाएँ तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर यादवों को छोड़कर पिछड़े वर्ग की जातियों में उसे कुछ न कुछ समर्थन हर जाति का प्राप्त है। ऐसा बताते हैं आंकड़े, तमाम विश्लेषण होते हैं चुनाव के। जरा पिछले दौर में चलते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के समय से ही ये कोशिश कर रही थी कि पिछड़े उसके साथ जुड़े। उस समय याद कीजिए कि दो बड़े चेहरे हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के पास और वो पिछड़ों की राजनीति का उभार का दौर था। दो मुख्यमंत्री बड़े यहाँ पर पिछड़े वर्ग से आए थे। वो एक उमा भारती और दूसरे कल्याण सिंह। फिर राम मंदिर आंदोलन में 6 दिसंबर की घटना के समय पूरी जो जांच चली, उसके जो बड़े नेता हुआ करते थे, उनके अगर आप नामों को देखेंगे तो सभी पिछड़े वर्ग से थे। उमा भारती, कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री ही थे, विनय कटियार का नाम उसमें प्रमुखता से था। मिला ज़रूर उसे समर्थन, लेकिन वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पिछड़ों में उसका समर्थन लगातार बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के विश्लेषण तमाम संस्थाओं ने किए हैं। उनमें से एक आंकड़ा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 37% मत मिले, उनमें से 22% मत ओबीसी वोटर्स के थे। तो अब जो यूजीसी के रेगुलेशंस पर या दूसरी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शायद इस बात को समझ चुका है कि उसे ओबीसी वोटरों की बड़ी संख्या में वोट मिल ही रहा है। और फिलहाल अब सवर्णों की नाराज़गी को देखते हुए धीरे धीरे देश के ज़्यादातर शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन ट्विटर, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण और ऊंची जातियों से संबंध रखने वाले नेता हैं, उन्हें सक्रिय किया जा रहा है और एक तरह से कि वो इन बातों को समझाएं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की सियासत को आप देखेंगे तो 2014 के बाद, 2014 में मोदी का वो बयान याद कीजिए जब प्रियंका गांधी और मणिशंकर अय्यर ने उन्हें कुछ कहा था, तब उन्होंने एक रैली में
बहुत भावुक होते हुए कहा था कि मुझे ये लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ। उन्होंने अपने आप को खुद पिछड़े वर्ग के नेता के तौर इस पर एस्टेब्लिश किया और उनका ये एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से सफल रहा। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों में ये सामने आया कि सवर्ण जातियाँ उनसे इसलिए जुड़ती हैं कि उनका आउटलुक तो भाजपा की उसी पुरानी राजनीति वाला है, लेकिन वो जो उनकी इनर पॉलिसीज़ हैं वो पिछड़े वर्ग वाली हैं। यूजीसी के भी मामले में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी किसी भी मामले में ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, ना कुछ पीछे हटने का संकेत दे रहा है, ना ही किसी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इसमें कोई रियायत या इस जैसी बात आई है। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त क्यों है कि वो पिछड़े वर्ग को साधने के लिए उसकी वजह भी हैं। उसकी वजह ये है कि पिछड़े वर्ग की और दलित उभार की जो राजनीति थी, अगर उनके उस दौर के नेताओं पर नज़र डालेंगे आप, तो आज उनमें से ज़्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। 2 नाम लेते हैं, एक संजय निषाद का, एक ओम प्रकाश राजभर का। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर कांसीराम के शिष्य हुआ करते थे, बहन जी के साथ राजनीति की और DS-4 की राजनीति के वाहक हुआ करते थे। इनके पुराने भाषण, वीडियोज़, कार्यशैली अगर आप पता करेंगे तो ये किस तरह से बहुजन की राजनीति करते थे। लेकिन अगर आप पिछले 2-4 महीनों, 6 महीनों के आप ओम प्रकाश राजभर के बयान सुनिए तो वो देखिए, वो एक निश्चित तौर पर जाके पूरी भारतीय जनता पार्टी की लाइन लेते हुए, जिसे वो समरसता वाली लाइन लेते हुए कहते हैं, और सिर्फ एक पिछड़े वर्ग में यादवों पर निशाना साधते हैं, जिसको माना जाता है मोटा-मोटी कि वो भाजपा का वोटर नहीं है। बाकी सारे पिछड़ों को वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ यादवों ने मलाई खाई। संजय निषाद भी इसी तरह की बात करते हैं कि परिवार, हालांकि उनके परिवार के लोग भी हैं, सिर्फ वो एक परिवार की पार्टी है। ये 2 सिर्फ उदाहरण हैं। बाकी भी पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन पिछड़े नेताओं को जो मंडल कमीशन से उभरे थे, उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन्होंने हमें उस असली हक नहीं दिया। पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ एक और समस्या रही, बिहार में जंगल राज का जुमला चला, उत्तर प्रदेश में भी शासन व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं रही। अगर नीतीश कुमार का एक नाम छोड़ दिया जाए समाजवादी आंदोलन और पिछड़े वर्ग से उभरे नेताओं में, तो गवर्नेंस के लेवल पर पिछड़े वर्ग के नेता उतना सफल नहीं हुए। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस मोर्चे पर भी पिछड़े वर्ग ने उनसे जुड़ना ज़्यादा अच्छा समझा। कैश बेनिफिट की स्कीमों में जो बड़े भ्रष्टाचार थे, इस सरकार में कहा जाता है कि उनकी डिलीवरी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी हुई है, इसलिए भी पिछड़ा वर्ग उनसे जुड़ा है क्योंकि उसे सीधा-सीधा लाभ मिल रहा है। खैर, ये सब कहने का मतलब सिर्फ ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, बाद में उसे सवर्ण पार्टी कहा जाने लगा। लेकिन अगर अब आप देखेंगे यूजीसी के रेगुलेशन आने से पहले भी, अगर आप अंबेडकर को लेकर मोदी जी बहुत सेंसिटिव रहते हैं और अंबेडकर के सिर्फ उस पक्ष को ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में कोट किया जाता है जिसमें वो इस्लाम और मुस्लिमों और उनके कुछ मसलों की आलोचना करते हैं, पाकिस्तान बनने संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं। एक पुराने अंबेडकर जो मायावती और दलित बहुजन की राजनीति इस्तेमाल करती थी, उसके बजाय उन्होंने एक नया अंबेडकर स्थापित कर दिया है। पिछड़े वर्ग के तमाम नेता जो इधर-उधर तमाम पार्टियों में थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। केवल साथ ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बल्कि संघ परिवार की धारा से सुर मिलाते भी देखे जा रहे हैं। तो इसे क्या माना जाए कि संसोपा ने बांधी गाँठ, पिछड़े पाँव में 100 में 60 और मंडल का उभार ओबीसीज को राजनीति में जितना महत्व नहीं दे पाया या जितना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली है कि ओबीसी उसके साथ इस कदर जुड़ा हुआ है? यूजीसी के नए रेगुलेशन एक्ट के पीछे लाने, रोहित वेमुला की मौत के बाद इस तरह की बातें हुई थी, कोर्ट में भी इस तरह की बातें कही गई थी और कहा जाता है कि ये नियम तो काफ़ी समय से बने हुए थे, लेकिन इनको इसी समय लागू करना और ये जो अभी प्रक्रिया में आए हैं, इन पर चर्चा हुई है, इनमें चुनाव संबंधी भी बातें हो सकती हैं। SC/ST एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार की उसके कुछ प्रावधानों में रियायत दे दी थी। कुछ उसमें हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सरकार ने तुरंत उनको बदल करके संसद के माध्यम से फिर उसे वैसा ही सख्त कर दिया था। यानी मोदी जी ओबीसी और दलित राजनीति को पूरा संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका पूरा स्थान है और अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं रही। और ये सबसे बड़ी चुनौती उन पार्टियों के लिए है जो ओबीसीवाद की राजनीति करते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। बाकी जगहों पर तो ऐसा ओबीसी उभार नहीं देखा गया था। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। अगले किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।